मुझे यकीन नहीं आया कि मैंने इतना बुरा अनुभव झेला है। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। मैं इसे सुनना नहीं चाहती थी, पर चलो खुशी थी कि मैं इतना संघर्ष जो करती रही तो इसका कोई कारण जरूर था। इससे मुझे तो कोई फिक्र नहीं हुई। मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। डिमेंशिया गाइड में आपका स्वागत है। ये गाइड उनके लिए है जिन्हें हाल ही में डिमेंशिया हुआ है। यह परिवार और मित्रों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि इसमें एक देखभालकर्ता के लिए ज़रूरी जानकारियां हैं। आपको डिमेंशिया को समझने, बेहतर जीवन जीने और भविष्य की योजनाएं बनाने की जानकारी भी मिलेगी। आपको डिमेंशिया हुआ है, ये सुनते ही कई तरह के ख्याल आते हैं। हो सकता है ये सुनकर सदमा लगे या राहत भी मिल सकती है कि आप जिन समस्याओं से जूझते रहे हैं उनके कारण और जवाब मौजूद हैं। मेरा परिवार और मैं स्वयं डिमेंशिया से प्रभावित हैं। मेरे दादा और बुआ दोनों को डिमेंशिया है। मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को रोजमर्रा के जीवन में तालमेल बैठाने और मदद मांगने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस जानकारी से हमने उनकी देखभाल से जुड़े सबसे अच्छे तरीकों को अपनाया। यूके में लगभग 800,000 लोगों को डिमेंशिया है, इसलिए आप अकेले नहीं हैं। डिमेंशिया युक्त जीवन अच्छे से बिताना संभव है। आप और आपके परिवार के लिए मदद उपलब्ध है। दोस्तों और परिवार के लोगों को बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं। उन्हें समझना होगा कि आप पर क्या बीत रही है। हो सकता है उन्हें भी चीज़ें मुश्किल लग रही हों, इसलिए बात करना अच्छा है। आपकी मदद के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक और पेशेवर देखभालकर्ता भी मौजूद हैं। आपको अल्जाइमर सोसाइटी सेवाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप हमारी नेशनल डिमेंशिया हेल्पलाइन O300 222 1122 पर भी फ़ोन कर सकते हैं। कृपया तसल्ली से इस गाइड को देखें। इसमें आपको अलग अलग लोगों के विचार सुनने को मिलेंगे। इनमें स्वास्थ्य और पेशेवर सामाजिक देखभालकर्ता, डिमेंशिया वाले व्यक्ति और परिवार वाले भी शामिल हैं। डिमेंशिया से आपको अकेले जूझना नहीं पड़ेगा। हम दोनों एक मजबूत जोड़ी हैं। हम अपने सभी कामों के दौरान बहुत पॉजिटिव रहते हैं। हम पूरी तरह टूट गए थे। मेरे लिए तो ये सचमुच राहत की बात थी क्योंकि मैंने सोचा कि पता चल जाएगा कि इसकी क्या वजह है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी राहत मिली होगी क्योंकि उन्हें सचमुच यकीन नहीं हुआ कि उनकी याददाश्त में ज़्यादा खराबी आ गई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि कोई इलाज नहीं है तो निदान का क्या फ़ायदा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो हाँ, मैं निदान करवाकर खुश हूँ। निदान कराकर आप योजना बना सकते हैं या कहें कोशिश कर सकते हैं कि बाकी बची जिंदगी में आप क्या करने वाले हैं। डिमेंशिया एक बड़ा शब्द है जिसमें अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। यह कोई विशेष बीमारी नहीं है। आपने अल्जाइमर रोग के बारे में सुना होगा, जो डिमेंशिया का केवल एक प्रकार है। लोगों को लगता है कि यह बुढ़ापे का एक हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। डिमेंशिया तब होता है जब दिमाग किसी रोग से ग्रस्त हो। डिमेंशिया में अलग अलग व्यक्ति के लिए लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। इनमें याददाश्त, सोच, एकाग्रता और भाषा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लोग जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं उसे लेकर मुश्किल खड़ी हो सकती है। डिमेंशिया की वजह से मूड या भावनात्मक बदलाव भी हो सकता है और लोगों का बर्ताव बदल सकता है। दुर्भाग्य से डिमेंशिया समय के साथ साथ बढ़ता जाता है और चीज़ें बदतर होती जाएंगी।
डिमेंशिया के 100 से ज़्यादा प्रकार होते हैं। इनमें सबसे आम है अल्जाइमर्स रोग और वेस्कुलर डिमेंशिया। कभी कभी ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, जिसे मिश्रित डिमेंशिया कहा जाता है। कम दिखाई पड़ने वाले डिमेंशिया में लेवी बॉडीज युक्त डिमेंशिया और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया आते हैं। वैज्ञानिक नहीं जानते कि क्यों कुछ लोगों को डिमेंशिया होता है, लेकिन इसमें बुढ़ापा, जीन, स्वास्थ्य और जीवन शैली की एक मुख्य भूमिका होती है। यूके में डिमेंशिया ग्रस्त 8 लाख व्यक्ति हैं। इसके होने की संभावना आयु के साथ साथ बढ़ती जाती है। 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले हर 14 और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले हर 6 व्यक्तियों में से एक को डिमेंशिया है। डिमेंशिया ग्रस्त अधिकांश व्यक्ति बूढ़े होते हैं, परंतु युवाओं को भी हो सकता है। यदि वे 65 वर्ष से कम आयु वाले हैं तो उन्हें डिमेंशिया का अग्र या युवा आगमन कहा जाता है। मुझे तो यह बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, क्योंकि हिलरी घर आई तो मुझे उसके चेहरे से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मैं भी आपको बता सकती हूँ कि मुझे अल्जाइमर्स है। पीछे मुड़कर देखूं तो मैं 15 वर्ष पीछे जा सकती हूँ और देख सकती हूँ कि चीज़ें बदलनी शुरू हो गईं, परंतु इस स्तर तक नहीं कि मैं इस बारे में कुछ चिंता करूं। पिछले वर्ष मुझे डॉक्टर तक भेजने वाली मुख्य बात मेरी वो मीटिंग थी, अच्छी खासी गहन मीटिंग। मेरी उस व्यक्ति से ये आमने सामने की पहली मीटिंग थी। कुछ सप्ताह बाद जब मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई तो वह व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, हेलो हिलरी, आप कैसी हैं? और मैं कसम खा के कह सकती थी कि मैं उस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिली। एक व्यक्ति के सामने 2 घंटे बैठने के बाद उसे पहचान ना सकने वाली घटना ने मुझे हिला दिया। उसके साथ गहन चर्चा और केवल कुछ हफ्तों बाद उसे ना पहचानने वाली बात ने पिछले वर्ष मुझे डॉक्टर के पास जाने पे मजबूर कर दिया। और जांच और दिमाग के स्कैन के परिणाम से पता चला कि मैं अल्जाइमर्स के एक अग्र आगमन से ग्रस्त थी। डिमेंशिया के बारे में अधिक जानने के लिए alzheimers.org.uk/about dementia पर जाएं। आप अपने उपचार लेते हुए जीवन बिता सकते हैं। मेरे विचार से दवाएं हमें ठीक कर रही हैं। मैं जानता हूं कि मैं दवा ले रहा हूं। मेरे विचार से इनसे मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में मैं इस बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता। फिलहाल डिमेंशिया का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, हालांकि ढेर सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं। फिर भी ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो डिमेंशिया के कुछ लक्षणों का उपचार करेंगी या कुछ समय तक इसका बढ़ना रोकेंगी। यह इस पर निर्भर है कि आपको किस प्रकार का डिमेंशिया है। अल्जाइमर्स रोग या मिश्रित डिमेंशिया से ग्रस्त ऐसे लोगों के लिए जहां मुख्य कारण अल्जाइमर्स है, वहां निम्न 4 दवाओं में से कोई एक दी जाती है: डोनापेजिल, रिवेस्टिगमिन, क्लेंटामिन या मेमेंटिन। इन्हें इनके ब्रांड नामों जैसे एरिसेप्ट, एक्सेलोन, रेमिनिल और एबिग्जा के साथ कई नामों से ज्यादा जाना जाता है। इन दवाइयों से दिमाग में डिमेंशिया उत्पन्न करने वाले बदलावों को रोकने में मदद मिलती है। पहली 3 दवाएं
डोनापेजिल, रिवेस्टिगिमिन और गैलेंटामिन अक्सर ऐसे लोगों को दी जाती है जिन्हें हल्के से मध्यम अल्जाइमर्स या मिश्रित डिमेंशिया हुआ हो। कुछ लोग इन दवाओं से लक्षणों में कमी महसूस कर सकते हैं। इससे प्रेरणा, व्याकुलता स्तरों, आत्मविश्वास, रोजमर्रा के जीवन, याददाश्त और विचारों में सुधार होता है। इन दवाओं की सिफारिश याददाश्त क्लिनिक के विशेषज्ञ कर सकते हैं। यदि किसी दवाई से साइड इफेक्ट की समस्या हो तो उसे छोड़कर किसी दूसरी दवा आजमाएं। मध्यम अल्जाइमर्स ग्रस्त लोग जो इन तीनों दवाओं में से शायद साइड इफेक्ट के कारण कोई भी नहीं ले सकते, तो उन्हें मेमेंटिन दी जा सकती है, जिसका ब्रांड नाम एबिग्जा है। अल्जाइमर्स की बाद वाली अवस्थाओं में जब लक्षण और गंभीर हो जाते हैं, तब भी आमतौर पर मेमेंटिन दी जाती है। मेमेंटिन से फायदा यह है कि यह अल्जाइमर्स की मध्यम और बाद वाली अवस्थाओं में यह लक्षणों का बढ़ना धीमा कर सकता है। यह चिड़चिड़ापन और आक्रामक व्यवहार में भी मदद कर सकता है। मैंने जिन 4 दवाइयों के बारे में बताया है जो अल्जाइमर्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वे वेस्कुलर डिमेंशिया से ग्रस्त लोगों पर असरदार नहीं होती। यह इन्हें तभी दी जाती हैं जब यह अल्जाइमर्स रोग के साथ मिश्रित डिमेंशिया भी हो। जिन दवाइयों को उपचार के लिए लिया जाता है, उनसे हो सकता है कि वेस्कुलर डिमेंशिया का बढ़ना धीमा हो जाए। इसलिए चिकित्सक अक्सर ऐसे वेस्कुलर डिमेंशिया ग्रस्त लोगों को, जिन्हें स्ट्रोक का खतरा होता है या जिन्हें उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी हो, ये दवाइयां दे सकता है। यदि परेशानी वाले लक्षण हैं, जैसे मतिभ्रम जिसमें लोगों को वे चीजें दिखाई पड़ती हैं जो मौजूद नहीं होती, या दृष्टिभ्रम जिसमें लोगों को उन बातों पर विश्वास होने लगता है जो सही नहीं है, तो तथा लेवी बॉडीज वाले डिमेंशिया ग्रस्त लोगों को 3 अल्जाइमर्स रोधी दवाओं डोनापेजिल, रिवेस्टिगिमिन या गैलेंटामिन में किसी एक से फायदा हो सकता है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में अल्जाइमर्स रोधी दवाओं से कोई फायदा नहीं होता और यह नुकसानदायक तक हो सकते हैं, इसलिए इनकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए। व्यवहार विचलन वाले फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया ग्रस्त व्यक्ति को अवसाद रोधी दवाएं देना आम बात है। इससे कुछ अनुचित सनक या बाध्यकारी व्यवहार में कमी आ सकती है। जैसा कि कई दवाइयों में होता है, डिमेंशिया के इलाज की दवाइयां कुछ साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए डोनापेजिल से मितली या दस्त लग सकते हैं। इसके लिए अपने चिकित्सक से चर्चा करें। डिमेंशिया के लक्षणों का इलाज या प्रबंधित करने का तरीका केवल दवाइयां नहीं हैं। ऐसी अनेक बातें हैं जो लोगों को अच्छा जीवन जीने में मदद करती हैं। परामर्श या साइकोथेरेपी से लोगों को एक योग्य पेशेवर के सामने अपनी व्यक्तिगत बातें बताने का मौका मिलता है। इससे निदान किया जा सकता है और डिमेंशिया युक्त जीवन जीने के तरीकों का पता चल सकता है। इससे अवसाद या व्याकुलता में भी मदद मिल सकती है। बातचीत संबंधी उपचार में नियमित रूप से व्यक्तिगत या सामूहिक सत्र लिया जा सकता है। ये उपचार बैठकर या फोन पर भी किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का केवल एक सत्र हो सकता है, जबकि दूसरे का उपचार महीनों चल सकता है। बातचीत संबंधी उपचार के साथ ही गैर दवाई वाले अन्य तरीके भी मौजूद हैं जिनसे मदद मिल सकती है। इस्तेमाल की जाने वाले अन्य आम उपचारों में संस्मरण उपचार, जीवनी उपचार और संज्ञान उत्तेजन उपचार भी लोकप्रिय हैं। संस्मरण में चित्रों, परिचित वस्तुओं या संगीत का उपयोग करते हुए अतीत की बातों को बताना होता है। यह व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी।
जीवनी अक्सर डिमेंशिया ग्रस्त व्यक्ति और परिवारजनों, मित्र या सहायक कर्मी के बीच बताई जाती है। जीवन के विवरणों को दर्ज करने के लिए स्क्रैप बुक या फोटो एल्बम का उपयोग किया जाता है। जब इन तकनीकों का उपयोग बैठकर किया जाता है तो इससे मूड, सुख शांति और कुछ मानसिक या याददाश्त में सुधार होता है। साथ ही लोगों का ध्यान डिमेंशिया के बजाय व्यक्ति की ओर केंद्रित करने में मदद मिलती है। ये सेवाएं प्रत्येक देश के अनुसार अलग-अलग उपलब्ध हैं। आपके क्षेत्र में क्या उपलब्ध है, इस बारे में अपने चिकित्सक, याददाश्त सेवा या स्थानीय अल्जाइमर्स सोसाइटी से पूछें। डिमेंशिया ग्रस्त लोगों के लिए गैर दवा वाली पूरक चिकित्सा भी है। ये इलाज पारंपरिक दवाइयों से हटकर हैं और इनका उपयोग उपचार या बचाव और स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए किया जाता है। पूरक चिकित्सा का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा के बदले में नहीं, बल्कि उसके साथ साथ किया जाना चाहिए। यदि कोई इन उपचारों को आजमाना चाहे तो अपने चिकित्सक को कहना चाहिए। इसके उपचारों के कुछ उदाहरणों में मालिश, अरोमा उपचार, उज्ज्वल प्रकाश उपचार जिसमें एक रोशनी वाले बॉक्स के सामने बैठा जाता है, और संगीत उपचार है। मुझे अधिक चिंता होती है कि रस्टी थोड़ा थोड़ा कर अवसाद में जाता हुआ कैसा महसूस करता होगा। शायद यही मेरी बड़ी चिंता है। वो सोचता है कि वो चीज़ों को पहले की तरह नहीं कर पाता। जैसे यदि वो प्लग बदलना चाहता है तो गड़बड़ा जाता है और टेलीविज़न चालू नहीं कर पाता, और वो सब काम भी जो पहले हमेशा कर लेता था, इसलिए थोड़ा मायूस हो जाता है। इसमें अवसाद या व्याकुलता आम बात है, विशेषकर शुरुआत की अवस्थाओं में। अन्य प्रकार के डिमेंशिया की बजाय जिन लोगों को वेस्कुलर डिमेंशिया या पार्किंसन रोग डिमेंशिया है, उन्हें यह अधिक महसूस होता है। अवसाद और व्याकुलता के उपचार के लिए दवा और गैर दवा दोनों उपचार हैं। अवसाद रोधी दवाएं दिमाग में कुछ रसायनों का स्तर ठीक करती हैं, परंतु शोध बताते हैं कि डिमेंशिया ग्रस्त लोगों के लिए आम अवसाद रोधी दवाएं भी उतनी कारगर नहीं हैं जितनी सामान्य लोगों के लिए। किसी अवसाद रोधी दवा के फायदे दिखाई देने में कई हफ्ते लग सकते हैं। कई लोगों को शुरुआत में साइड इफेक्ट होते हैं, परंतु ये 1 या 2 हफ्ते में कम हो जाते हैं। अवसाद के उपचार के दूसरे तरीके भी हैं। इन तरीकों में परामर्श, संस्मरण और जीवनी संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। अवसाद और व्याकुलता से छुटकारा पाने वाले अन्य आसान तरीके हैं, जैसे सक्रिय रहना, ऐसे काम करना जिनमें खुशी मिले और मित्रों से बातें करना, स्वास्थ्यप्रद भोजन करना और ज्यादा शराब या कॉफी न पीना। डिमेंशिया के उपचारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए alzheimers.org.uk/treatment पर जाएं। हम केवल आज में जीते हैं, है कि नहीं? हाँ, और खुश हैं और खुश रहते हैं। अगर जिंदगी इतनी दिलचस्प हो तो समस्याएं खुद कम हो जाती हैं। यही प्रेरणा कहलाती है। इसमें लोग वो काम करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं। हो सकता है कुछ भिन्न स्तर पर, लेकिन अपने मित्रों से मिलना, बाहर जाना और दिलचस्पी के सभी कार्यों में भाग ले सकते हैं जो हमेशा से करना चाहते थे। जरूरी नहीं कि पहले जितना उत्साह हो, पर हम में से कोई भी उम्र बढ़ने के साथ पुराने जैसे उत्साह नहीं रख सकता।
इसका उद्देश्य केवल व्यवस्था चलाना है, व्यक्ति को निष्क्रिय होने से बचाना है। डिमेंशिया के साथ जीवन बिताना चुनौतीपूर्ण है। आप नाराज या हताश महसूस कर सकते हैं। आपकी भविष्य की योजनाएं बदल सकती हैं, परंतु डिमेंशिया ये नहीं बदल सकती कि आप एक इंसान हैं। निदान का मतलब ये नहीं है कि वो सब करना बंद कर दें जिनसे आपको खुशी मिलती है। हो सकता है वो अब आपको दूसरे तरीके से करना पड़े। उन चीज़ों पर फोकस करें जो कि कर सकते हैं और करना चाहते हैं, और स्वयं को अकेलेपन से बचाने का प्रयास करें। जिन कामों से खुशी मिलती है उन्हें करने पर आपको ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होगा। याददाश्त की समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक पुस्तिका या बड़ी साप्ताहिक दृश्य वाली डायरी रखें। इसे केतली या फोन के पास रखें जहां किसी तरह आपकी नजर पड़ सके, और इन्हें देखने की आदत डाल लें। कुछ उपकरण भी आ गए हैं। एक कैलेंडर घड़ी है जो दिनांक और सप्ताह का दिन दिखाती है। इस घड़ी को अपनी डायरी या साप्ताहिक प्लानर के पास रखकर अपॉइंटमेंट देखते हुए काम व्यवस्थित रख सकते हैं। यदि आप चीज़ों की जगह भूल जाते हैं तो उनके लेबल या चित्र अलमारी या दराज में रखें। इससे याद रख सकते हैं कि वे क्या चीज़ है। आप किचन में कोई ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल बार बार करते हैं, जैसे कप, प्लेट या केतली के सेट को बाहर टेबल पर रखें ताकि वो दिखाई देती रहे। अपने दवा विक्रेता से अपनी गोलियों को एक डिस्पोजेबल डोसेज बॉक्स में रखने के लिए कहें जिसमें सप्ताह के दिन लिखे होते हैं। लोकेटर उपकरण भी उपयोगी हैं। अक्सर भूलने वाली चीज़ें जैसे चाबियों पर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक टैग जोड़ सकते हैं। लोकेटर पर बटन क्लिक करने पर वो टैग बीप करने लगता है। डिमेंशिया होने पर घर में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। आपके घर में पूरी रोशनी होनी चाहिए तथा सिकुड़न वाली चीजें जैसे कालीन को हटाकर आप गिरने से बच सकते हैं। सीढ़ियों या बाथरूम में हैंड रेल लगवा सकते हैं। एक निजी अलार्म का प्रयोग करें ताकि गिरने पर अन्य लोगों को पुकार सकें। घर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर तथा धुआं डिटेक्टर अलार्म लगवाना अच्छा होता है। अपने प्लग, लाइट और हीटिंग सिस्टम के लिए टाइमर का इस्तेमाल करें जो इन्हें खुद चालू या बंद कर सकें। अपना घर यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए आप लोकल फायर सर्विस से मुफ्त सुरक्षा दौरा करने के लिए कह सकते हैं। एक पेशेवर उपचारकर्ता सलाह दे सकता है जिससे आपको सुरक्षित और आत्मनिर्भर रहने में मदद मिल सकती है। आप अपने चिकित्सक या याददाश्त क्लिनिक से एक पेशेवर उपचारकर्ता के बारे में पूछ सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर जितना सक्रिय रह सकते हैं रहें। इसके कई फायदे हैं। लोगों से मिलना जुलना अच्छी बात है। इससे कौशल और याददाश्त कायम रखने, आत्मसम्मान बढ़ाने, नींद में सुधार लाने और अवसाद से बचने में मदद मिलती है। गतिविधियां और व्यवसाय जरूरी हैं। ये हमें अपनी पहचान देते हैं। कुछ काम कठिन हो जाते हैं और हार मानने के लिए उकसा सकते हैं, फिर भी उन्हें करने के दूसरे तरीके भी हैं। पेंटिंग, कुकिंग, ताश और पहेलियां, वुडवर्क और अन्य कई गतिविधियां की जा सकती हैं। परिवारजनों और मित्रों से मिलते रहें और कुछ मौज मस्ती करें। यदि नियमित व्यायाम, टहलना और बागवानी कर सकते हों तो ज़रूर करें। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी ज़रूरी होता है। डिमेंशिया का मतलब ये नहीं कि आप बीमार, अवसाद या व्याकुल महसूस करें। इसलिए यदि आपको तबीयत खराब होती हुई महसूस होती है तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि दूसरी बीमारियां और संक्रमण आपको अधिक भुलक्कड़ बना सकते हैं। आप अपने सामान्य स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन खाएं और ढेर सारा तरल पिएं। संभव हो तो नियमित शारीरिक व्यायाम करें और पूरी नींद लें। यदि धूम्रपान करते हैं तो छोड़ने पर विचार करें।
हर वर्ष फ्लू टीका लगवाएं और यदि आप 65 वर्ष से अधिक के हैं तो अपने चिकित्सक से निमोनिया टीके के बारे में पूछें। अपने चिकित्सक से अपनी तथा अपने आँख, कान और दांतों की भी नियमित जांच कराते रहें। यदि नियमित रूप से उदासी, व्याकुलता या चिड़चिड़ाहट है तो हो सकता है आप अवसादग्रस्त हों। इसका उपचार है, अतः अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति से बात करें। यदि ये जारी रहता है या और बढ़ता है तो अपने चिकित्सक से मिलें। हम एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं। हम मित्रों और परिवारजनों से मिलते हैं और बाहर रेस्टोरेंट में भोजन के लिए जाते हैं और हम लोगों का और लोग हमारा मनोरंजन करते हैं। तो हम एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं। डिमेंशिया ग्रस्त जीवन को अच्छे से जीने के बारे में अधिक जानकारी के लिए alzheimers.org.uk/livingwell पर जाएं। हमने बिजनेस में काफ़ी ध्यान दिया है। अब समय आ गया है कि मुझे आराम चाहिए। मेरा मतलब है, मैं चाहती हूँ कि अगर संभव है तो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए और हम बिल्कुल यही करेंगे। भविष्य को लेकर मैं बहुत आशावान हूँ क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मदद के लिए कहाँ जाना है। क्योंकि मैंने बातें सुनी हैं, मैं समझती हूँ कि क्या और क्यों हो रहा है। मैं समझती हूँ कि ये और बढ़ेगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ने वाला रोग है, ना कि एकदम बढ़ने वाला। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। इससे पहले कि ये सचमुच बिगड़ जाए, हमारे सामने लंबी जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी को लेकर बहुत आशावान हूँ। अपनी वर्तमान और भावी जिंदगी कैसे बितानी है, यह चुनने के लिए आप कई काम कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने विश्वस्त मित्रों, परिवारजनों या पेशेवर के साथ मिलकर योजना बनाएं। समय बीतने के साथ साथ वित्तीय और कानूनी मसलों पर फैसला करना मुश्किल होता जाएगा। अपने बैंक से बात करें कि वे मदद के लिए क्या कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पक्ष अधिदेश व्यवस्था भी की जा सकती है, जहां किसी अन्य व्यक्ति को आपका खाता संचालित करने की अनुमति होती है। यदि आप नियमित भुगतान जैसे गैस और बिजली के बिल के लिए सीधी निकासी पहले से सेट न किए हों तो करें। यदि आपको डेबिट या क्रेडिट कार्डों के पिन नंबर याद रखने में मुश्किल होती है तो बैंक चिप या हस्ताक्षर कार्ड प्रदान कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके सभी महत्वपूर्ण कागजात आसानी से मिल जाएं। इसमें बैंक खातों, गिरवी या किराए के कागजात, बीमा पॉलिसी, आपकी वसीयत, टैक्स, लाभों और पेंशन के ब्यौरे शामिल हैं। डिमेंशिया ग्रस्त व्यक्ति और देखभालकर्ताओं को अनेक लाभ मिल सकते हैं। कुछ आपकी आय या बचत पर निर्भर करते हैं। इन्हें प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या क्लेम करना है बताने और बड़े और लंबे क्लेम फॉर्म को भरने में आपकी मदद करने वाले मौजूद हैं। आपको सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय कल्याण अधिकार सेवा, नागरिक परामर्श ब्यूरो, एज यूके या उत्तरी आयरलैंड में डिपार्टमेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट से मदद मिल सकती है। वेबसाइट gov.uk में भी उपयोगी जानकारी मिलती है। डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशंस आपके घर पर किसी व्यक्ति को भेज सकती है। यदि आप सक्षम हैं तो आपको फैसले या योजना बनाने में मदद मिल सकती है, ताकि आपकी देखभाल और धनराशि आपकी इच्छानुसार संभाली जा सके। एक पक्की वसीयत जरूरी है, क्योंकि इससे आप तय कर सकते हैं कि आपके पैसे और व्यवसाय का वारिस कौन है। आप वसीयत बदल भी सकते हैं। सलाह के लिए किसी वकील से बात करें।
आपकी इच्छाओं को पूरा करने का एक और तरीका है कि अपने किसी विश्वास पात्र को पावर ऑफ अटॉर्नी दें। इसमें अटॉर्नी, जो अक्सर पति, पत्नी या वयस्क बेटा या बेटी होता है, आपकी निर्णय क्षमता खोने की स्थिति में आपकी ओर से कुछ निर्णय ले सकता है। इंग्लैंड और वेल्स में इसके कानूनी दस्तावेज को लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी या एलपीए कहा जाता है। एलपीए दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, जैसे चिकित्सा उपचार के बारे में निर्णय से संबंधित। दूसरा जायदाद के लिए, जैसे बैंक खातों, बिलों और घर बेचने से संबंधित। उत्तरी आयरलैंड में कानून अलग है। यहाँ आपको एक एंड्यूरिंग पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना पड़ेगा। आप अपनी भावी देखभाल के बारे में निर्णय के लिए परिवारजनों या सामाजिक देखभालकर्ता पेशेवरों की राय और पसंद जानना एडवांस केयर प्लानिंग कहलाता है। एडवांस केयर प्लानिंग में अनेक चीजें शामिल हैं। जैसे यदि आप इंग्लैंड या वेल्स में हैं तो एक लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना, या यदि आप उत्तरी आयरलैंड में हैं तो एक एंड्यूरिंग पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना। एक एडवांस बयान में आप भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकताएं और पसंद लिख सकते हैं। यदि आप इंग्लैंड और वेल्स में हैं तो एडवांस निर्णय बनाएं, या यदि आप उत्तरी आयरलैंड में हैं तो एडवांस निर्देश बनाएं। यह ऐसे कानूनी दस्तावेज हैं जिनसे आप अक्षमता की स्थिति में पहले से ही किसी विशेष चिकित्सा उपचारों या प्रक्रियाओं से इनकार कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि यदि आपकी धड़कन या सांस रुक जाए तो उसे फिर से शुरू न किया जाए। जीवन के अंत समय में देखभाल के बारे में निर्णय लेना हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे निर्णय लेते समय आप पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यदि आप एडवांस केयर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा देर तक टालना ठीक नहीं है। डिमेंशिया होने का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत ड्राइविंग बंद कर देनी चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो कानून कहता है कि आपको ग्रेट ब्रिटेन में ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी DVLA को, या उत्तरी आयरलैंड में ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग DVLNI को तुरंत बताना होगा। अपनी कार बीमा कंपनी को भी बताना होगा। DVLA या DVLNI आपके डॉक्टर की रिपोर्ट मांगेगी और आपसे ड्राइविंग का मूल्यांकन कराने के लिए भी कह सकते हैं। विजय फैसला करेंगे कि आप ड्राइविंग जारी रख सकते हैं या नहीं। अनेक व्यक्ति खुद ड्राइविंग बंद कर देते हैं। यदि आपको आत्मविश्वास घटता हुआ या परिचित रास्तों में भी भ्रम महसूस होता है तो ड्राइविंग बंद करना अच्छा रहेगा। डिमेंशिया बढ़ने पर एक समय आएगा जब ड्राइविंग बंद करना जरूरी हो जाता है। बंद ड्राइविंग से तालमेल बिठाना मुश्किल है, पर इसके लाभ भी हैं। हो सकता है आप कम तनावग्रस्त महसूस करें और आपका कार बीमा और ईंधन पर होने वाला खर्च भी बच जाए। यात्रा के दूसरे विकल्पों जैसे एक मुफ्त बस पास से भी मदद मिल सकती है। और आप अपने परिवारजनों और मित्रों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। डिमेंशिया निदान होने के बाद नौकरी जारी रखना संभव है। कुछ लोगों को लगता है कि वे नौकरी पर शारीरिक और भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। दूसरे लोगों को लगता है कि अब विराम लेना अच्छा होगा। कुछ नौकरियों में नियोक्ता को निदान की सूचना देने के लिए कानूनी बाध्यता है, अतः आपको अनुबंध देखना होगा। यदि आपकी नौकरी में ड्राइव शामिल है तो अपने नियोक्ता को सीधे यह बात बता देना चाहिए। निदान के बारे में नियोक्ता को बताने में व्याकुलता हो सकती है, पर इससे आपको कानूनी तौर पर सुरक्षा मिल जाएगी। जब वे जान लेंगे तो उचित व्यवस्था करेंगे, ताकि यदि सक्षम हैं तो आप अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं। मेरा बॉस बहुत हमदर्द है। उसने कहा कि मुझे बताएं कि आप क्या कर सकती हैं ताकि हम आपके लिए काम तय कर सकें। मेरे सहकर्मियों से भी मुझे बहुत मदद मिली। चूंकि सबको सब कुछ मालूम था, इसलिए हम अपनी कोई भी समस्या बता सकते थे। आपको अनेक लाभ भी मिल सकते हैं। इनमें निजी आत्मनिर्भरता भुगतान, वैधानिक बीमारी वेतन, रोजगार और सहायता भत्ता, आवास लाभ और काउंसिल कर सहायता शामिल हैं। नौकरी की आयु वाले लोगों और उनके देखभालकर्ताओं के लिए भी कुछ लाभों में बदलाव किया जा रहा है।
अनेक लाभों, आय सहायता, आय संबंधित रोजगार और सहायता भत्ता और आवास लाभ के स्थान पर नई यूनिवर्सल क्रेडिट आने वाली है। यूनिवर्सल क्रेडिट क्या है और कैसे असर डाल सकती है, इस बारे में जानने के लिए कल्याण अधिकार सेवा या नागरिक परामर्श ब्यूरो से चर्चा करें। आगे की योजना बनाने के लिए alzheimers.org.uk/planning ahead देखें। हम मिलते हैं और इस बारे में चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि यह स्वयं में फायदेमंद है। वे एक दूसरे की नकल उतारते और मजाक उड़ाते। वे बहुत आश्वस्त और सहज रहते हैं। शुरुआत में मुझे इन्हें बाहर ले जाने में बहुत परेशानी हुई, पर जब से ये इन चीज़ों में शामिल हुए हैं, उन्हें सेल्सबरी से अल्जाइमर सोसाइटी से एक सपोर्ट वर्कर मिल गई है जो बहुत अच्छी है। वो सप्ताह में एक बार इन्हें बाहर ले जाती है। वो अलग अलग जगहों पर गार्डन सेंटर और कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, तो अब ये पहले से और अधिक सक्रिय रहने लगे हैं। डिमेंशिया का निदान डरावना हो सकता है और भविष्य के बारे में कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं। मदद मांगना मुश्किल होता है, खासकर जब आप हमेशा आत्मनिर्भर रहे हों। आपको लगेगा कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, परंतु यह जानना फायदेमंद है कि अच्छा जीवन जीने और आपको आत्मनिर्भर बनाए रखने में मदद करने वाली अनेक प्रकार की सहायता मौजूद हैं। सहायता के मुख्य स्रोत एनएचएस, सामाजिक सेवाएं, निजी कंपनियां और जन कल्याण सेवाएं और गैर लाभकारी संगठन हैं। आपके क्षेत्र में सेवाएं ढूंढने के लिए अपनी स्थानीय याददाश्त सेवा, सामाजिक सेवा विभाग, चिकित्सक, अल्जाइमर्स सोसाइटी या नागरिक परामर्श ब्यूरो से संपर्क करें। अल्जाइमर्स सोसाइटी जैसी संस्थाएं अनेक तरीकों से डिमेंशिया ग्रस्त लोगों और देखभालकर्ताओं की मदद करती हैं। इनमें डिमेंशिया सहायक, सहायता समूह, टेलीफोन हेल्पलाइन, सूचना सामग्री, चिकित्सा पेशेवर भी मदद कर सकते हैं, जैसे सामुदायिक नर्सें, आहार विशेषज्ञ और पेशेवर उपचारकर्ता जो रोजमर्रा की कार्यकुशलता बनाए रखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और घरेलू देखभालकर्ता भी अपने परामर्श दे सकते हैं। यदि आपको घर पर मदद चाहिए तो सामाजिक सेवाओं से सामुदायिक देखभाल मूल्यांकन करने को कहें। इसे देखभाल मूल्यांकन या आवश्यकता मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है आपकी आत्मनिर्भरता और अच्छी जिंदगी बनाए रखने का तरीका ढूंढना। इसमें आप और उनके प्रतिनिधि के बीच चर्चाएं भी होंगी। आपसे एक प्रश्नावली भरने के लिए भी कहा जा सकता है। सामाजिक देखभाल मूल्यांकन के लिए आप या कोई मित्र सामाजिक सेवाओं से सीधे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा चिकित्सक, परामर्शदाता या अन्य पेशेवर भी आपको वहां भेज सकते हैं। मूल्यांकन जानकारी और परामर्श हमेशा मुफ्त दी जाती है। सामाजिक सेवाएं किसी सामाजिक कार्यकर्ता को आपकी देखभाल और मदद की योजना बनाने के लिए नियुक्त करेगा। वो अपने अवलोकन के आधार पर एक लिखित देखभाल और सहायता योजना तैयार करेगा। वे कुछ सेवाओं के लिए आपसे शुल्क ले सकते हैं या इसके खर्च को निजी बजट या सीधे भुगतान के अंतर्गत कवर कर सकते हैं। यह स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जाने वाला वह पैसा है जिसे आप अपनी देखभाल और मदद के लिए दिया करते हैं। यदि आपको डिमेंशिया है और आप अपने 40वें, 50वें या 60वें दशक की शुरुआत में हैं, तो आपकी रुचियां, देखभाल और सहायता ज़रूरतें उन व्यक्तियों से अलग होंगी जिनका 80वें या 90वें दशक में निदान हुआ है। जैसे युवा लोग नौकरी पेशा हो सकते हैं या उनका एक आश्रित जीवन साथी, आश्रित बच्चे या आश्रित माता पिता हो सकते हैं और कोई चीज़ गिरवी भी हो सकती है।
युवा व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सेवाओं की संख्या बढ़ तो रही है, पर हो सकता है ये सेवाएं आपके क्षेत्र में उपलब्ध न हों। डिमेंशिया ग्रस्त युवाओं के लिए सहायता के बारे में अपने याददाश्त क्लिनिक, परामर्शक चिकित्सक या अपनी स्थानीय सामाजिक सेवाओं से पूछें। अल्जाइमर्स सोसाइटी से संपर्क करके कहें कि वे आपके क्षेत्र में आपसे मिलती जुलती परिस्थितियों वाले अन्य लोगों का संपर्क पता दें। अल्जाइमर्स सोसाइटी की ऑनलाइन चर्चा टॉकिंग पॉइंट में डिमेंशिया ग्रस्त युवाओं, उनके देखभालकर्ताओं के लिए एक सेक्शन मौजूद है। कुछ वेबसाइट और समाचार पत्र भी विशेष डिमेंशिया से ग्रस्त लोगों की मदद करते हैं। आप इनकी सदस्यता ले सकते हैं। सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए alzheimers.org.uk/supports services से संपर्क करें। डिमेंशिया ग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल तनावपूर्ण और कई बार झुंझला देने वाला होता है। इसके अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य और खुशी का ध्यान रखें और मदद की जरूरत पड़े तो मांग लें। अल्जाइमर्स में देखभालकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन कोर्स था। मैंने इनके निदान होने के तुरंत बाद इसे पूरा किया। वो एक कोर्स आर्थिक और दूसरा कानूनी बातों पर चलाते थे और सभी प्रकार के विषय भी पढ़ाते थे। वे बहुत अच्छे थे क्योंकि वहाँ आप भी सवाल पूछ सकते थे। वहाँ एक कानूनी परामर्शदाता और आर्थिक बातों से संबंधित व्यक्ति भी आता था। यदि आपके मन में उस समय कोई सवाल नहीं उठा और बाद में याद आया, तो आप कुछ सप्ताह बाद भी जाकर पूछ सकते थे और वे इसके जवाब देते थे। तो ये सब बहुत अच्छा था। आपको अलग अलग समय में अलग अलग भावनाएं महसूस हो सकते हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं वो इत्मीनान से अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति को बताएं। इसके लिए किसी पेशेवर, मित्र, परिवार के सदस्य या देखभालकर्ता सहायता समूह के किसी अन्य व्यक्ति को चुन सकते हैं। इंटरनेट द्वारा आप टॉकिंग पॉइंट जैसे एक ऑनलाइन चर्चा और सहायता मंच का भी उपयोग कर सकते हैं। सहायता से उबरने में आसानी होगी और जिस व्यक्ति की देखभाल करते हैं उसके लिए भी अच्छा रहेगा। देखभालकर्ताओं की मदद के लिए परिवारजन, मित्र, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल पेशेवर, याददाश्त सेवाएं, देखभालकर्ता सहायता समूह और अल्जाइमर्स सोसाइटी जैसे संगठन होते हैं। अगर आप एक देखभालकर्ता हैं तो स्वयं का स्वास्थ्य और आपकी खुशी भी जरूरी है। आप संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम, टहलने और शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालें। अपने स्वास्थ्य को लेकर नियमित रूप से चिकित्सक से मिलें। यदि नींद नहीं आती, अधिकतर समय दुखी या व्याकुल महसूस करते हैं, तो यथाशीघ्र उनसे इस बारे में चर्चा करें, क्योंकि यह अवसाद का लक्षण हो सकता है। नियमित आराम लें या मित्रों से मिलने के लिए समय निकालें। बाहर जाएं या कुछ समय का ब्रेक लें। इससे आपका तनाव कम होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। जिस व्यक्ति की देखभाल करते हैं उसके लिए डे केयर या राहत सहायता का पता लगाएं। उससे उनकी देखभाल ठीक होगी और आप भी कुछ समय निकाल सकते हैं। यह मदद है जो किसी भी समस्याग्रस्त आदमी को दी जाती है। आपको जानना होगा कि वे भी अन्य व्यक्तियों जैसे ही हैं, है ना? इसलिए आपकी छोटी सी मदद भी ज्यादा मायने रखती है। व्यक्ति की देखभाल करने का तरीका ज्यादातर स्वतः ही पता चल जाएगा। उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा आप जानते हैं और देखभाल में जो स्तर आप पैदा कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। जरूरी यह है कि हम व्यक्ति पर गौर करें, उसकी डिमेंशिया पर नहीं। वे क्या नहीं कर सकते, इसके बजाय क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करें। जैसे व्यक्ति के लिए कपड़े बाहर रखें ताकि वे स्वयं पहन सकें, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। उन्हें चीजों को याद रखने या ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। अतः उदार, सहनशील और धैर्यवान बने, कार्य में अधिक समय लगाने दें। स्वयं को उनकी जगह रखकर देखें कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है और वे कैसी देखभाल चाहते होंगे। जितना हो सके बातचीत और गतिविधियों में जोड़ें। उनके पास सार्थक कार्य, रोजाना के कामों से लेकर मौज मस्ती या सामाजिकता के काम हों। अधिकांश प्रकार की डिमेंशिया में व्यक्ति सही शब्दों को ढूंढने या बातचीत को समझने की कोशिश करता रहता है। इससे एक देखभालकर्ता के नाते, आप और डिमेंशिया ग्रस्त व्यक्ति के नाते, उन्हें और आप दोनों को झुंझलाहट और हताशा हो सकती है।
आंखों में आंखें डालकर उनकी बात सावधानी पूर्वक सुनें। अपनी शारीरिक भाषा पर गौर करें और ध्यान दें कि आपकी मुद्रा, चेहरे के भाव और स्पर्श क्या कह रहे हैं। साफ बोलें और यदि बात समझ में ना आए तो आसान शब्दों द्वारा अलग तरीके से समझाएं। ध्यान रहे कि केवल डिमेंशिया ही नहीं, और चीजें भी बातचीत पर असर डाल सकती हैं, जैसे सुनने या देखने की समस्या, दर्द या दवाओं के साइड इफेक्ट्स। गलत फहमियों को हंसी मजाक द्वारा सुलझाने में मदद मिलती है, परंतु आपको यह फैसला करना होगा कि उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया कैसी है। कई बार डिमेंशिया ग्रस्त व्यक्ति अलग व्यवहार करने लगते हैं। कुछ व्यवहार विशेष रूप से असामान्य हो सकते हैं, जैसे एक ही सवाल पूछना, एक ही काम को बार बार दोहराना, दौड़ने या चुलबुलाहट वाली बेचैनी, वर्जित कामों को करना, जैसे सार्वजनिक स्थान में सामाजिक रूप से अनुचित व्यवहार करना, अपनी किसी वस्तु को गुमा कर यह सोचना कि किसी ने उनकी चीज ले ली है। व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित या चीखने चिल्लाने भी लगता है, शायद यह किसी मति भ्रम की प्रतिक्रिया के तौर पर होता है। व्यक्ति शारीरिक या मौखिक रूप से आक्रामक हो सकता है। इससे निपटने का एक ही तरीका है कि आप जितना हो सके शांत रहें, हालांकि यह बहुत मुश्किल है। ध्यान रखें कि जो व्यवहार आपके प्रति है यह केवल इसलिए है कि आप वहां पर मौजूद हैं। लक्षण का कारण स्वास्थ्य समस्याएं जैसे दर्द या कब्ज या संक्रमण के कारण बेचैनी हो सकती है, जिनका इलाज संभव है। यदि ऐसे कारण हैं तो अपने चिकित्सक से मिलें। कई बार व्यवहार इसलिए होता है कि व्यक्ति अपनी ऐसी जरूरत बता रहा है जो पूरी नहीं हुई है। ये ऊब या हताशा के शिकार हो गए हैं। यदि यह व्यवहार बना रहता है या परेशानी हो रही है तो अपने चिकित्सक, याददाश्त सेवा, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य नर्स या डिमेंशिया विशेषज्ञता युक्त मानसिक स्वास्थ्य एडमिरल नर्स से सहायता लें। यदि डिमेंशिया विशेषज्ञ से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो एक रेफरल की मांग करें। कभी कभी चिकित्सक एक दवा बताता है जो उपचार फिल्म में लिखी दवाओं में से कोई एक हो सकती है। यदि इससे मदद नहीं मिलती तो आपका चिकित्सक एक एंटीसाइकोटिक दवा की सिफारिश कर सकता है। ये दवाएं सभी के लिए कारगर नहीं होती और गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखभालकर्ताओं की मदद पर अधिक जानकारी के लिए alzheimers.org.uk/carers पर जाएं। अल्जाइमर्स सोसाइटी यूके की एक अग्रणी सहायता और शोध की जन कल्याणकारी संस्था है जो डिमेंशिया ग्रस्त लोगों और देखभालकर्ताओं के लिए कार्य करती है। हम ऐसे लोगों के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं और संसाधन मुहैया कराते हैं। हमारी राष्ट्रीय सेवाएं हैं जो इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में सभी स्थानों पर आपकी मदद करेंगी। इनके साथ ही नेशनल डिमेंशिया हेल्पलाइन, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, टॉकिंग पॉइंट और अनेक प्रकार के सूचना संसाधन भी मौजूद हैं। हम स्थानीय तौर पर भी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सब आपके पते और फंडिंग पर निर्भर करती हैं। सेवाओं में डिमेंशिया परामर्शक, डिमेंशिया सहायता कर्मी, डिमेंशिया कैफे, सिंगिंग फॉर ब्रेन गतिविधियां, डिमेंशिया ग्रस्त लोगों और देखभालकर्ताओं के लिए सहायता समूह हैं। साथ ही परामर्श सेवाएं, डे केयर, होम केयर और केयर सूचना और सहायता कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी नेशनल डिमेंशिया हेल्पलाइन O300-222-1122 पर फोन करें या alzheimers.org.uk पर जाएं। अगला कदम जांच सूची है। ये आपके कामों की सूची है जो आपको अच्छा जीवन जीने और भविष्य के लिए योजना बनाने में आपकी मदद करेगी। अपने निदान के बारे में अधिक जानें, जैसे आप जिस डिमेंशिया से ग्रस्त हैं उसका प्रकार क्या है और यदि दवाइयाँ लिखी गई हैं तो कौन सी हैं। दूसरों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने चिकित्सक से पूछें कि आपकी मदद के लिए कोई इलाज या व्यायाम मौजूद है या नहीं।
याददाश्त के लिए कुछ तौर तरीके अपनाएं। अपने दैनिक जीवन में व्यायाम और संतुलित आहार लें। अपने दांतों, आंखों और अपने पैरों की नियमित जांच कराते रहें। अपने और अपने देखभालकर्ता के लिए बेनिफिट चेक का इंतजाम करें। अपनी वसीयत लिखें या उसे अपडेट करें और एक अटर्नी नियुक्त करें। यदि ड्राइविंग करते हैं तो अपने निदान की सूचना DVLA और DVLNI और अपनी कार बीमा कंपनी को दें। सामाजिक सेवाओं से सामुदायिक देखभाल मूल्यांकन और देखभालकर्ता मूल्यांकन के लिए कहें। स्वयं तथा अपने देखभालकर्ता के लिए अल्जाइमर सोसाइटी से संपर्क बनाए रखें। डिमेंशिया गाइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए alzheimers.org.uk/dementia गाइड देखें। उपयोगी संगठन। Alzheimer's Society, National Dementia Helpline, telephone 0300-222-1122, email helpline@alzheimers.org.uk. Talking Point Online Charcha Manch, alzheimers.org.uk/talking point देखें। नागरिक परामर्श ब्यूरो CAB, www.citizensadvice.org.uk या www.adviceguide.org.uk देखें। कार्य और पेंशन विभाग www.dwp.gov.uk/local office या www.gov.uk देखें। NHS विकल्प www.nhs.uk देखें। ऑफिस ऑफ पब्लिक गार्डियन एंड कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, टेलीफोन 0300-456-0300 या ईमेल customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk या www.gov.uk/office-of-public-guardian देखें। सोलिसिटर्स फॉर द एल्डरली, एक सोलिसिटर ढूंढने में मदद के लिए टेलीफोन करें 0844-5676-173 या ईमेल करें admin@soliciitorsfortheelderly.com या www.solicitorspodtheelderly.com/public/search देखें। उपयोगी संगठनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए alzheimers.org.uk/dementia गाइड देखें।